नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा भारतीय भूमिका नयाँ होइन। भारतीय प्रभावका अनेक रूप नेपालले भोग्दै र झेल्दै आएको छ। 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य गर्दा होस् वा 2046 मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्दा वा 2062-63 को पछिल्लो आन्दोलनमा पनि भारतीय भूमिका रह्यो। नेपालमा जब जब व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन हुन्छ, भारतीय प्रभावको चर्चा पनि बढ्ने गर्छ। राजसंस्थावादीले अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तनको नारा लगाएसँगै जनपरिचालनलाई पनि उनीहरू तीव्रता दिइरहेका छन् र यसै बीच भारतीय भूमिकाको चर्चा पनि चलिरहेको छ। तर सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमाले दुवै यतिबेला भारतीय हस्तक्षेपको भाष्यलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् अनि भारतप्रति ढुक्क देखिन्छन्। देउबाको भारत भरोसा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा यतिबेला भारतप्रति ढुक्क छन्। नेपालमा व्यवस्था नै उल्टाउन राजसंस्थावादीले प्रयास गरिरहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले भारत गणतन्त्रकै पक्षमा रहेको बताएका छन्। व्यवस्था विरोधी आन्दोलनले गति लिइरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउबाको अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण छ। उनले भारत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेको मात्र बताएनन्, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ भारत स्थित नेपाली दूतावासमा पुगी राजा ल्याउन आफू नलागेको स्पष्टीकरण दिएको पनि उनको दाबी छ। त्यसकारण सरकारले कुरा उठाउँछन्, भारतले उचाल्यो के हो भन्ने पनि छ। तर यहाँ चाहिँ आदित्यनाथको फोटो सबै छापियो यहाँ। तर मलाई के थाहा छ भने आदित्यजीले चाहिँ नि भारतमा जो हाम्रो दूतावास छ, दूतावासमा पनि सब झुटा कुरा हो, मेरो कुनै हात छैन। नेपालको जो जनताले चाहन्छ त्यही हुन्छ। देउबाले उक्त कुरा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल भारत सम्बन्ध सुदृढ गर्न भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर जीले पुर्याउनु भएको योगदान विषयक गोष्ठीमा बताएका हुन्। उनले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नमा समेत भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको योगदान रहेको स्मरण गरे। एउटा कुरा के स्पष्ट छ भनेदेखिलाई चन्द्रशेखरजीले नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, बाबु धेरै ठुलो योगदान छ। त्यसकारण चाहिँ चन्द्रशेखरजी जो नेपालमा चाहिँ भारतमा पनि सोचेर आवाज उठाउनुभयो, लाग्नुभयो, नेपालमा आफै पनि आउनुभयो। चन्द्रशेखरजी आएपछि चाहिँ नेपालमा पनि युवा पुस्तामा धेरै ठुलो उत्साह भयो। नेपाली सबै जनताहरू लागे कमसेकम तरिकामा भन्ने चाहिँ पनि भारत नेपाललाई कहिले पनि प्रजातन्त्र चाहँदैन भन्ने थियो लाग्थ्यो। चन्द्रशेखरजी आएपछि के भयो भनेदेखि होइन त्यो खिलाफमा छैन, भारत प्रजातन्त्रको खिलाफमा छैन भन्ने पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै ठुलो फाइदा हुनुभयो। त्यसैले चाहिँ नि अहिले जो यो नेपालमा चाहिँ जो अझ त्यस पछाडि ठुलो आन्दोलन गरेर हामी गणतन्त्रसित ल्यायौँ। त्यो अहिलेको बेला चाहिँ नि जो कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू उठिरहन्छन्, तर मलाई विश्वास छैन। चन्द्रशेखर तिनै व्यक्ति हुन् जसले 2046 सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनमा काठमाडौँ आई दलको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए। 2046 माघ 5, 6 र 7 गते क्षेत्रपाटी स्थित गणेशमान सिंहको घर चाक्सीबारीमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा भारतीय समाजवादी नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर पनि आएका थिए। उनीसँगै उक्त सम्मेलनमा भारतीय कांग्रेसका एमजे अकबर, डीपी त्रिपाठी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका नेता हरकिशन सिंह सुरजित, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईका एम फारूकी, जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगायतले सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको राजनीति शास्त्री कृष्ण खनालले आफ्नो पुस्तक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चेतना, चिन्तन र राजनीतिमा उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो पुस्तकमा राजनीति शास्त्री कृष्ण खनाल लेख्छन्, उनीहरूले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालको जनआन्दोलनमा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट पूर्ण समर्थन जनाउँदै सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे। सम्मेलनमा भारतीय नेता चन्द्रशेखरको भाषण चर्चाको शिखरमा थियो। उनले गान्धीको उद्धरण गर्दै आफ्नो मनबाट डर निकालिदेऊ, संसारको कुनै पनि शक्तिले तिमीलाई हल्लाउन सक्दैन भन्दा सम्मेलन स्थलमा ताली बजेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले युवालाई लक्षित गर्दै नेपालबाटै प्रजातन्त्र आउँछ, भारत वा अन्य कुनै विदेशीको सहयोग चाहिँदैन भनेको पनि आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। त्यसै कारण पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको स्मरण गरेका हुन्। उनी अहिले भारत राजावादीको पक्षमा नरहेको र गणतन्त्रको पक्षमा रहेकोमा पनि ढुक्क जस्तै देखिन्छन्। त्यसो त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वास पनि बढेको देखिन्छ। ओली र मोदी बीच एक्लै झण्डै 40 मिनेट कुराकानी भयो। दुई नेता बीच नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न आयाममा संवाद भएको बताइएको छ। दुवै नेताले वार्तापछि दिएको अभिव्यक्तिले उनीहरू बीचको सम्बन्धमा सकारात्मकता र सौहार्दताको संकेत गर्छ। ओलीका प्रिय मोदी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लेखेका थिए, बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट फलदायी रह्यो। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ। हामीले भारत नेपाल मित्रताका विभिन्न पक्षहरू विशेष गरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा छलफल गर्यौं। हामीले यस वर्षको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त केही प्रमुख सकारात्मक परिणामहरू विशेष गरी विपद व्यवस्थापन र समुद्री यातायातका क्षेत्रमा पनि कुरा गर्यौं। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मोदीसँगको भेटलाई सौहार्दपूर्ण र आत्मीय बताएका छन्। उनी लेख्छन्, मेरा प्रिय मित्र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग आज बैंककमा आत्मीय र सौहार्दपूर्ण संवाद भयो। हाम्रो संवाद अत्यन्त सार्थक रह्यो। हामीले नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्यौं। बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले उठान गरेका मुद्दाका साथै दुई देशीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउन नयाँ साझेदारीका लागि यो संवाद महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ओली मोदी सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला मोदीसँग ओलीको आत्मीय संवाद, अब चाहेको बेला भारत भ्रमण हुन सक्ने ओली अभिव्यक्तिले उनको बढ्दो आत्मविश्वासको संकेत गर्छ। उहाँको कुराकानीबाट उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले पाएको छु। सम्भव असम्भव भन्ने पनि कुरा भन्छ। भारत भ्रमण त असम्भव कुरा हो र, असम्भव कुरा थियो र त्यो त कतिपय कारणहरूले नभ्याइराखेको स्थिति, कहिले के काम परे हुन्छ, कहिले के काम, त्यस्तो कुराहरूले मात्रै हो। यो जस्तो बाहिर छ अवरुद्ध भयो भारत भ्रमण, काँडे तार लागेको छ र कसैले, त्यस्तो हुँदै होइन त्यो। त्यसकारण यसलाई ठिकै ढङ्गले बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। हुन त विदेश सम्बन्धमा एकै भेटबाट कायापलट बिरलै हुन्छ, तर ओली मोदी बीचको भेट र त्यसपछिका प्रतिक्रियाले ओली र मोदी सम्बन्ध बीच सकारात्मकताको संकेत गरिरहेको छ। नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भइरहेको आन्दोलन र त्यसमा भारतीय भूमिकालाई लिएर उठिरहेका प्रश्नको बीच ओली मोदी संवादपछि नै कांग्रेस सभापति देउवाबाट राजावादी आन्दोलनमा भारतीय भूमिकाको आशंकालाई लिएर प्रश्नोक्ति आएको हो। त्यसो त नेपालका महत्त्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनमा भारतीय स्वार्थ र संलग्नता लुकेको विषय होइन। राणातन्त्र हुत्याएर राजा त्रिभुवनलाई शक्तिको केन्द्रमा ल्याउँदा होस् वा पञ्चायतको अन्त्य गर्दा वा माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन भारतीय संलग्नता देखिने गरी थियो। अहिले राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढेसँगै भारतीय भूमिकाको चर्चा चलिरहेको छ। राज संस्थाप्रति भारतीय भाष्य कस्तो छ त यो हेरौँ। राज संस्थाप्रति भारतीय भाष्य। राज संस्थाको पक्षमा यति बेला नेपालमा भइरहेका सभा र स्वागत सम्मेलनको कम्पनले भारतमा पनि नेपालबारे चासो राख्नेलाई तरङ्गित बनाएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा भइरहेका नाराबाजी र सरकार विरुद्धको आक्रोशबारे भारतीय भाष्य भने विभाजित देखिन्छ। माओवादी आन्दोलनमा भारतीय गुप्तचर संस्था रको भूमिकादेखि राज संस्थासँग भारतीय सरकारको ऐतिहासिक सम्बन्ध अहिले भारतमा चर्चा र चासोको विषय बनिरहेको छ। पोखराबाट काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको काठमाडौँमा भव्य स्वागत भयो। यससँगै राज संस्था र भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ। कायापलट नेपाल में कैसे हुई थी? अरे साहब, उसके पीछे आधा जिम्मेवारी तो भारतवर्ष की है। भारतवर्ष की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसमें सोनिया गांधी करता धरता थी, उन्हें ये चिढ़ थी कि नेपाल एक
एक हिंदू किंगडम है, और वो मोनार्की को इसके लिए जिम्मेदार समझती थी कि वो कन्वर्शन होने से रोक रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। इसलिए वो चाहती थी कि जो राजशाही का तख्ता पलट किया जाए काठमांडू में, और एक सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार लाई जाए जिसके तहत वहाँ पे धड़ाधड़ कन्वर्शंस की जाएं। बड़ा उनका ये उनकी एक ड्रीम थी सोनिया गांधी की कि वो पूरे नेपाल को ईसाई बना दें, क्रिश्चियन बना दें, कन्वर्ट कर दें, इत्यादि इत्यादि। और इसके चलते जो मनमोहन सिंह की सरकार है, उन्होंने काफ़ी इस षड्यंत्र में उस वक़्त साथ दिया था। जो लेफ्टिस्ट थे, जो जेएनयू के हमारे पूरी ब्रिगेड थी, लेफ्टिस्ट ब्रिगेड, वो तो नेपाल काठमांडू में कैंप कर रही थी। सीताराम येचुरी तो वहाँ पे कैंप करके करता धरता बन गए थे, नेपाल के डेस्टिनी के, नेपाल के फ्यूचर के। लेफ्टिस्ट रूल लाना चाहते थे, कम्युनिज्म नेपाल में लाना चाहते थे। कम्युनिज्म यानी हिंदू धर्म का तो नाश किया जाए और वहाँ पे कम्युनिज्म को लाया जाए, ये षड्यंत्र वहाँ पे किया गया था। अब नेपाल आज़ाद देश है। इट वॉज दी ओनली हिंदू किंगडम इन दी वर्ल्ड। और अफसोस कि भारतवर्ष ने ही उसमें वो जो कू था राजा के खिलाफ, उसमें संयोग दिया था। भारतका लागि राजसंस्था सहयोगी नरहेको नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहिसकेका रञ्जित रेको भनाइ छ। नेपालको राजसंस्थालाई उनले भारत विरोधी भावना वृद्धि गर्ने, चीनबाट हतियार ल्याएको, चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउन खोजेको भन्दै भारत विरोधी देखाउन खोजे। देखिए, मोनार्की का हिस्टोरिकली भारत के साथ इतना अच्छा संबंध नहीं रहा है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो कि इन्होंने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी समाप्त की और खुद सत्ता ली अपने हाथ में। दूसरी बात, जैसे प्रदीप जी ने कहा, इन्होंने चाइना से हथियार खरीदे, कोई ऑर्डिनरी हथियार नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट गन। आप मुझे बताइए, नेपाल को एंटी एयरक्राफ्ट गन किस लिए चाहिए? इस तरह का हथियार खरीदे। 1960 में जब सत्ता इन्होंने पूरा अपने हाथ में ले लिया, तब भारत की तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को हटा कैसे दिया। तब वो चीन के पास गए और एक ये एंटी इंडिया राष्ट्रवाद जो है नेपाल में शुरू किया उन्होंने, पहाड़ी जो राष्ट्रवाद है नेपाल का। और अभी की जो बात है, 2005 में जब राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता ली, तब क्या हो रहा था? जब सार्क समिट ढाका में हो रहा था, उसके आसपास ही मेरे ख्याल से, तो उन्होंने कहा कि चाइना को आप मेंबर बनाइए सार्क का। तो जहां तक मोनार्की का सवाल है, एटलीस्ट इन द पास्ट, मुझे तो नहीं लगता कि भारत के पक्ष में रही होगी। राजा को चाहते हुए भी भारत के करीब नहीं आने दिया गया। ये केवल मतलब राज परिवार पर ही सारा दोष नहीं मढ़ सकते कि वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे या प्रो इंडिया नहीं रहे। हम भी कभी प्रो जो है मोनार्की नहीं रहे। तो ये मामला दोनों तरफ का था। और इसमें जो है रॉ की भूमिका आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आखिर भारत की खुफिया एजेंसी किसी देश का जो राजतंत्र है, जो भी शासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ क्यों लगा था? भारतीय पूर्व राजदूतको यस व्याख्याले भारतीय सरकारी नीति के थियो राजसंस्थाप्रति त्यसबेला भन्ने प्रश्न पार्छ। नेपालमा वामपन्थी शक्ति सत्तामा रहेको भारतको अहिलेको संस्थापनलाई त्यति मन परिरहेको छैन। उनीहरू नेपालमा कम्युनिस्टको उदय नै भारत नेपाल बीच दूरी बढ्नुको कारणको रूपमा व्याख्या गरिरहन्छन् र माओवादी आन्दोलनमा भारतीय सहयोगप्रति पनि उनीहरू यतिबेला केही समीक्षात्मक देखिन्छन्। माओवादी आंदोलन चला, इसमें भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने इस आंदोलन को चलवाया और सारे माओवादी यहीं दिल्ली में और भारत में रहते थे। माओवादी आंदोलन चलवाया, बिल्कुल चलवाया, नेपाल में चलवाया। सीताराम येचुरी सबसे बड़े सलाहकार थे। और दो लोगों का नाम मैं आपको सार्वजनिक तौर पर ले सकता हूं, दोनों मरहूम हो गए हैं। मुझे मतलब पत्रकार के तौर पे ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने सूत्रों को जो है एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं देवी प्रसाद त्रिपाठी, डीपी त्रिपाठी, जो जेएनयू के उस वक्त के प्रेसिडेंट रहे थे, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन थे, और सीताराम येचुरी, ये पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, ये सब उन्हीं के रूम में जेएनयू के अंदर मिला करते थे। और इनके कई सारे किस्से हमने खूब उनसे बैठ के रातों में डीपी त्रिपाठी जी से सुने हैं। तो उस वक्त इन्फ्लुएंस लेफ्ट पार्टियों का था और वो चाहते थे कि इस आंदोलन के बाद माओवादी मेन स्ट्रीम के अंदर आए। उन्होंने क्रेडिट ये ले लिया कि मेन स्ट्रीम के अंदर हम माओवादियों को लेकर आ रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र की नेपाल के अंदर बहुत बड़ी वापसी है।
त्यस्तै भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल जीडी बक्सी पनि नेपालका राजनैतिक शक्तिप्रति आलोचक देखिन्छन्। उनी राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देखिएको प्रदर्शनले उत्साहित छन्। 2007 में मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में पोस्टेड था और हर साल हमारी एक डेलीगेशन जाती है हमारे जो मित्र देश हैं उनको मिलने, स्टडी करने, स्टडी टूर होते हैं हमारे। तो मैं स्टडी टूर लीड कर रहा था नेपाल में, 2007 की बात कर रहा हूँ। जब हमें अपने एम्बेसी में ब्रीफिंग दी गई तो लोगों ने बोला कि साहब वो बड़े माओइस्ट के सपोर्ट में बातें कर रहे थे और ये वो कह रहे थे। तो हम बड़े हैरान हुए, हम सारे, हमारी पूरी डेलीगेशन। हमने उनसे पूछा, जो हमारे प्रेजेंटर थे, कि साहब ये जो माओइस्ट जो हैं वो तो भारतवर्ष में भी गदर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम उनसे लड़ रहे हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और अपना कहाँ वहाँ पे रेड कॉरिडोर से हम जूझ रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, पैरामिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी भारी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये कहाँ तक अक्लमंदी होगी कि हम नेपाल में माओइस्ट को सपोर्ट करें? कल ये माओइस्ट वो माओइस्ट के साथ मिलके हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। ये तो काठमांडू से केरला तक एक रेड कॉरिडोर बन जाएगी। तो उस वक्त हमें बोला गया कि नहीं नहीं, आप लोग नहीं समझते, ये माओइस्ट अलग है। मैंने कहा सर माओइस्ट तो माओइस्ट हैं, ये माओइस्ट या वो माओइस्ट। तो मैं उस वक्त हम बड़े हैरान हुए। और साहब बड़ी दिलचस्प बात है उस वक्त की, क्या हुआ कि मेरी डेलीगेशन में बहुत सारे ब्रिगेडियर्स, कॉमोडोर्स और एयर कॉमोडोर्स थे। तो नेपाल काठमांडू राजधानी में बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, क्या कहते हैं, हमारे रेड स्टार प्लेट्स के साथ। तो उस वक्त ये कम्युनिस्ट और माओइस्ट बहुत एक्टिव थे। वहाँ पे बहुत सारी उनको रेड स्टार प्लेट्स दिखी। संयोगवश उसी वक्त एक नेपाल की, रॉयल नेपाल आर्मी की पलटन गई थी दिल्ली यूएन मिशन जाने के लिए। वो सामान लेके आ रही थी, साजो सामान, वो BMPs वाइट पेंटेड और गाड़ियां वगैरह लेके वो वापस आ रहे थे। उनको नेपाल के बॉर्डर पे क्रॉस करते देखा गया। तो माओइस्ट ने 2+2 किया कि अरे यहाँ इंडियन आर्मी की डेलीगेशन, वहाँ पे इंडियन आर्मी अंदर आ रही है। तो वहाँ पे अफवाहें फैल गई काठमांडू में कि साहब इंडियन आर्मी कू करने वाली है और वो नेपाल को टेक ओवर करने आई है। और एक कारगिल का जो जर्नैल है, जो कारगिल में लड़ चुका है, वो काठमांडू पहुंचा हुआ है पूरी डेलीगेशन के साथ टेक ओवर करने। ये अखबार में खबर छप गई। और जो माओइस्ट ट्रेड यूनियन थी उन्होंने बड़ा हल्ला किया कि साहब ये जो इंडियन आर्मी की डेलीगेशन आई है इसको वापस जाना चाहिए। तो एम्बेसी वालों ने हमको वहाँ से निकाला, हमारा होटल चेंज किया। और अगले दिन मुझे नेपाल के प्रधानमंत्री साहब जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे उनके पास जाना था। तो जैसे ही वो मेरे को मिले तो वो हंस के बोले, आर यू द फेमस इंडियन आर्मी जनरल हु हैज कम टू टेक ओवर नेपाल। तो हम सब बहुत हंसे उस वक्त, क्योंकि हमको मतलब ये तो बचकानी सी बात थी और बचकाना सा रूमर था। बट ये दिखा रहा है कि वहाँ हालत क्या थी नेपाल में। उस वक्त मैंने क्लियरली अपने लोगों को बोला था, अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि हम माओइस्ट को नेपाल में लाके सेल्फ गोल कर रहे हैं। कम्युनिस्ट चीन के ज़्यादा सक्के होंगे और हमको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अफसोस कि मेरी भविष्यवाणी तकरीबन खरी बैठी है। नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर भारतीय मिडियामा भइरहेको बहसले बदलिँदो राजनैतिक अवस्थालाई संकेत गर्छ। यसमा भारत सरकारकै प्रष्ट संलग्नता अहिले बाहिर आइसकेको छैन। तर विगतमा भारतीय संलग्नतामा भएका परिवर्तनको परिणाम प्रश्नको घेरामा रहेका कारण नेपाली राजनैतिक नेतृत्व र स्वयं राजसंस्थावादी पनि भारतीय स्वार्थ र संलग्नता बारे सधैँ चनाखो बन्न आवश्यक छ। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को अङ्कमा यस्तै अर्को विश्लेषण सहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।